नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवा। जैसा कि तय था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से वही भाषण दिया जो कि वे लगातार 12 वर्षों से देते रहे हैं। भाषण में जुमलेबाजी, आंकड़ों के सहारे खुद की नीतियों को सही साबित करना और अपनी कमियों को छिपाने के लिए पुरानी सरकार पर वार करना, जैसे कि उनकी कार्यशैली रही है। उन्हें खुद से प्रश्न पूछना बर्दाश्त नहीं है और इसी कारण उन्होंने अपने 12 वर्ष के प्रधानमंत्रित्व काल में कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और न ही पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब दिया। ये अलग बात है कि विदेशों की धरती पर एक आध प्रश्न पूछे जाने पर वो किस प्रकार से अटक गए और देश की फजीयत कराई। देश में उन्हें 56 इंची कहा जाता था, लेकिन जिस तरह से जंतर मंतर के कॉकरोच आंदोलन ने, युवाओं के आंदोलन ने उन्हें परेशान किया, यहाँ तक कि उसका प्रभाव लाल किले के उनके भाषण पर भी पड़ा, जिस भाषण में उन्होंने युवाओं के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की, चाहे AI को लेकर घोषणा हो, युवाओं को विभिन्न तकनीकों से दक्ष करने की योजना हो या अन्य कोई ऐसी योजनाएं हों जिसको लेकर उन्होंने युवाओं को सहूलियत देने, उन्हें विभिन्न तकनीकों से दक्ष करने का ऐलान किया। और एक सकारात्मक ऐलान भी लाल किले से देखा गया कि किस प्रकार नीट की परीक्षा में घपले घोटाले के कारण और नीट की परीक्षा में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गरीब लोग मात्र इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें इतना पैसा उनके पास नहीं होता जिसको लेकर वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। परीक्षा वास्तव में उनके आड़े आती है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने युवा विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोचिंग, जिस कोचिंग को अपने क्षेत्र के दक्ष विशेषज्ञ देंगे और वो पूर्णतः रूप से निःशुल्क होगी। खैर, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने नया यहाँ खोजा, जैसे कि उनकी नीति रही है कि जिन लोगों ने अपने अधिकारों के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया, चाहे वो किसान रहे हों, युवा रहे हों, महिलाएं रही हों या अब जंतर मंतर का कॉकरोच आंदोलन, जिसमें कि किसानों ने, आप लोग भूले नहीं होंगे कि जब किसानों ने
3 कृषि विरोधी कानून जो कि केंद्र सरकार लेकर आई, उसके विरोध में दिल्ली को घेरा, तो निश्चित तौर पर उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी और ठलुए बताया गया। जब युवाओं ने परीक्षा लीक आदि को लेकर सवाल खड़े किए तो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य और देश विरोधी एलिमेंट कहा गया। मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें कॉकरोच की संज्ञा दी और जब महिलाएं अपने अधिकार के लिए सड़कों पर आईं तो उनके साथ भी कोई रियायत नहीं बरती गई और उन्हें भी विभिन्न उपमाओं से विभूषित किया गया। एक सांसद, बड़बोली सांसद, जो कि खुद भी महिला हैं और हीरोइन रह चुकी हैं, उन्होंने तो इन युवा बेटियों और बहनों को जैन जी गटर तक बता दिया। खैर, ये अलग बात है कि जो लोग जंतर मंतर के आंदोलन को देशद्रोही, देश तोड़क या अन्य मुद्दों पर उनकी खिलाफत कर रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख ने उन्हें सबसे बड़ा देशभक्त बताया, उन्हें सबसे ज़्यादा समझदार बताया। यहाँ तक कि संघ के उन नेताओं को भी रोल बैक करना पड़ा जो कि जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को एक देश तोड़क शक्तियों का आंदोलन बताते थे। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया। युवाओं को अभी तक वो अर्बन नक्सल की संज्ञा देते रहे थे, अब वो दिमागी नक्सल और इन दिमागी नक्सलों को आइसोलेट में रखना है और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी है, ऐसा प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। क्या अपने हकों की बात करना या सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेर कर कटघरे में खड़ा करना देशद्रोह है? अगर ये देशद्रोह है तो मेरे ख्याल से मुझे उन तथाकथित नेतृत्वकर्ताओं पर बहुत ही तरस आता है कि जब वो विपक्ष में थे तो किस प्रकार से यूपीए सरकारों को टारगेट करते थे। और आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी कटघरे में खड़ा करते थे, तत्कालीन सरकार को एक एक करके सभी मामले झूठे साबित होते जा रहे हैं। क्या देश में असहमत का दौर खत्म हो चुका है? क्या सरकार की खिलाफत करना अब देशद्रोह माना जाएगा? प्रधानमंत्री जी की बातों पर अगर गौर करें तो मामला इसी ओर जाता हुआ दिखता है, लेकिन अगर अपने हकों के लिए सड़क पर उतरना और
सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करना अगर देशद्रोह माना जाएगा तो आप तय मान लिए कि देश में लोकतंत्र के दिन इन्हें गिने ही रह गए हैं। आशा है कि हमारे ऐसे तमाम बुद्धिजीवी युवा वर्ग के बेटे और बेटियां जो अपने हकों और लोकतंत्र को बचाने के लिए सक्रिय हैं, निश्चित तौर पर वो सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करती रहेंगी और सवालों से न भागते हुए विभिन्न उपमाओं को सहते हुए वो लोकतंत्र बचाने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। जय हिंद।